पहले बच्चों नमस्कार। हमने पहला चैप्टर पढ़ रहे थे ईंट, मनके एवं अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। उसी के बारे में पढ़ रहे थे जो क्लास 12 का चैप्टर है और अभी उसी का ज़िक्र करेंगे हम लोग, उसी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हम लोग कुछ पढ़ लिए थे उसका हिस्सा। हमने वन शॉट किया था जो ऑब्जेक्टिव लगभग 49 मिनट का वीडियो। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हमने सेकंड वीडियो डाला था जिसमें 5 लघु तरीके क्वेश्चन लेकर आए थे जो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी 10 और 2 नंबरिया प्रश्न है जो पहला चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और वो आप लोगों के बीच लेकर आया है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें से प्रत्येक वर्ष 2 या 3, इसमें से प्रत्येक वर्ष जो है वह 2 या 3 जो है 2 या 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। प्रत्येक परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, स्टोरी स्टेटस लगाइएगा बिकॉज़ अभी आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है कि उत्खनन से आप जो है क्या समझते हैं? तो उत्खनन से हम लोग क्या समझते हैं? उत्खनन मतलब होता है खुदाई करना। उत्खनन मतलब क्या होता है? खुदाई करना। कोई भी वस्तुओं को उत्खनन करते हैं मतलब खुदाई करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग उत्खनन बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पर देखिए, तो उत्खनन मतलब ज़मीन के अंदर से निकालना पूरा तत्व। तो उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले को खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। मतलब कोई पुराना गढ़ रहे, पुराना कोई बिल्डिंग रहे, उसको खुदाई करके कोई भी सामान निकालेंगे, कोई भी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उत्खनन। उसी को क्या बोलते हैं? उत्खनन। पुराने टीलों की खुदाई करते हैं, पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्खनन। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार से किया जाता है। एक जो है इसको ऐसे खुदाई कर किया जाता है, ऐसे एक ऐसे खुदाई किया जाता है। तो ये क्षैतिज भी किया जाता है और ऊर्ध्वाधर भी खुदाई किया जाता है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावेश, प्राचीन मतलब प्राचीन काल वाला जो है पुरावेश, ठीक है? मतलब पुरातत्व जो होता है जैसे अभिलेख, अभिलेख हम कल आपको अभिलेख बताए थे, ठीक है? उसके बाद मूर्तियाँ, ये सब काम आपको दिख जाएगा। अभिलेख हो गया, मूर्तियाँ हो गया, सिक्के हो गए, भवन हो गया, अवशेष हो गया, आदि जो है पाए जाते हैं। मतलब जब हम उसका पूरा जब उसको हम उत्खनन करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई वस्तु निकलेगा। तो कैसा वस्तु निकलेगा? तो अभिलेख निकलेगा, मूर्तियाँ निकलेगा, सिक्के निकलेंगे, भवन निकलेंगे, इत्यादि के अवशेष मिलेंगे। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उसको काल निर्धारण करते हैं और जितना मतलब निकालने के आधार पर जो है, जो पता चलता है उसी के आधार पर उसका काल निर्धारण किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, ये होता है उत्खनन। उत्खनन मतलब कोई भी चीज़ को खुदाई करना और खुदाई करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उत्खनन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? लिपि समझते हैं? लिपि ये 2 मार्क्स का है, प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता रहा है, शॉर्ट टाइप आपको बता रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों? क्या बता रहा है? शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स का पूछा जाता है। जो आपको हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपको 15 क्वेश्चन के जवाब देना है। 30 2 गुना पूछेगा, 30 क्वेश्चन को जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों? प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का रहेगा। तो हड़प्पा लिपि के बारे में क्या जानते हैं? अभी हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, इंग्लिश रोमन लिपि हो गया। तो उसी प्रकार से जो है हड़प्पा लिपि, तो हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्र लिपि है। हड़प्पा लिपि जो है उसमें कोई लिखने का साक्ष्य नहीं मिला, कुछ नहीं लिखा गया था। यह कौन-सा लिपि है? चित्र लिपि। चित्र देख कर समझा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों? विद्वान अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए। जितने भी इतिहासकार थे, जितने भी विद्वान थे, जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा हुआ मिला है, जो चित्र मिला है, लिखा हुआ नहीं सॉरी चित्र मिला है, उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए। कहाँ के लोग? तो इतिहासकार लोग जो है अभी तक उस हड़प्पा की जो लिपि मिला है, चित्र मिला है, उसको नहीं पढ़ पाए। ठीक है प्यारे बच्चों? उसके बाद इसमें कुल मिलाकर 250 से 400 लिपि के संकेत मिलते हैं। मतलब वहाँ पर जो है 250 से लेके 400 लिपि के संकेत मिलते हैं। लिपि दाएँ से बाएँ करने का मतलब दाहिना से जो है बायाँ की तरफ लिखा जाता है इधर, ठीक है? दाएँ से बाएँ, तो दाहिना से जो है बायाँ की तरफ लिखा जाता था, फिर बाएँ से दाहिना की ओर लिखी जाती थी। कभी बाएँ से दाएँ, फिर बाएँ से दाहिनी ओर। इस लिपि से संबंधित कोई भी साहित्य नहीं मिला है। मतलब ये जो लिपि मिला है, इससे संबंधित कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला। साहित्य मतलब कुछ और चीज़ लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता वो आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। मतलब आज देख के समझा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। मतलब ये 2 मार्क्स का पूछेगा ऐसा ही क्वेश्चन। तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार भी था और अन्नागार भी था। तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिला। अन्नागार करने का मतलब
अन्न रखने वाला, विशाल मतलब बहुत बड़का, ठीक है। अन्नागार मतलब अन्न रखने वाला, विशाल मतलब बहुत बड़का। साक्ष्य मिला है मतलब सबूत मिला है। अन्नागार 6 कमरे के 2 कतारों में मिले, मतलब 6 गो एगो लाइन में, 6 गो एगो लाइन में, 6 गो, ठीक है, 5 6 और एक और लाइन में जो है 6 गो, ऐसे करके जो है अन्नागार रखने वाला इसके जो है क्या मिले, कमरे मिले, कतारों में मिले, कतार मतलब लाइन में, ठीक है। इन अन्नागार के बाहर चबूतरे पर भी मिले हैं, मतलब इन अन्नागार के बाहर चबूतरा मिला है। उसके बाद जहां पर अनाजों को सुखाया जाता था, इस अन्नागार के बाहर जो है चबूतरा मिला है, जहां पर क्या किया जाता था, अन्नागार मतलब अन्न को रख करके सुखाया जाता था धूप में। आज भी हम लोग गेहूं रखते हैं, चाहे आलू रखते हैं, तो उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा देते हैं, क्या है, ताकि उसमें नमी न बचल रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। इन अन्नागारों में किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। आजकल हम आलू कोल्ड स्टोर में रखते हैं, चाहे बहुत सारी चीजों को कोल्ड स्टोर में रखते हैं, तो रखते हैं तो उसमें उसके बदले में क्या देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन उस समय के लोग, पैसा तो था नहीं, पैसा था लेकिन कौन सा पैसा चलता था इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो वहां के लोग जो है अनाज प्राप्त करते थे कर के रूप में। कर मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स, टैक्स मतलब समझिए ना उस समय का भाड़ा, तो भाड़ा के रूप में जो है वो टैक्स अनाजे देता था, ठीक है प्यारे बच्चों, अनाज ही देता था टैक्स के रूप में। आगे, फसलों की बर्बादी या उत्पादन कम होने पर नगर के लोगों में यहाँ के अनाज वितरित किया जाता था। अगर मान लीजिए उस साल फसल नहीं होगा, चाहे फसल बर्बाद हो गया, तो उस अवस्था में यहाँ के लोग जो है उस अन्न को क्या करते थे, वितरित कर देते थे, लोगों में बांट देते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ है, इतिहास में इस स्थान का क्या महत्व है। मतलब लोथल जो है कहाँ पर है, तो लोथल गुजरात में स्थित है प्यारे बच्चों, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है, लोथल गुजरात में। तो लोथल कहाँ स्थित है, इतिहास में इसका क्या महत्व है, ये भी 2 अंक के पूछ सकता है। तो लोथल गुजरात में स्थित है, यह एक हड़प्पा कालीन जगह है। हड़प्पा सभ्यता के काल का जगह कौन सा है, लोथल। पटना हड़प्पा काल का है, नहीं। पाटलिपुत्र हड़प्पा काल का है, नहीं, ठीक है। उस समय के जगह का नाम है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुतकांगेडो, लोथल, कालीबंगा, रूपल, चलहुद्रू, ये सब जगह का नाम है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लोथल गुजरात में स्थित है और हड़प्पा कालीन जगह है। इतिहास अध्ययन में जब हम हड़प्पा कालीन लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार एवं संपर्क की बातें करते हैं, मतलब हड़प्पा कालीन लोगों की जब हम बाहरी दुनिया से, दूसरे देश के लोगों से तुलना करते हैं, व्यापार और संपर्क की बात करते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं, तो लोथल से हमें यह साक्ष्य मिलता है। जब ये सब जानने की हम कोशिश करते हैं तो लोथल से हमें यह पता चलता है कि इस बंदरगाह, मुहाने, पक्के, सवात गिरिह एवं गोदामों आदि, मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बंदरगाह था लोथल में, बहुत बड़ा बंदरगाह था, यहीं से जो है कोई वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और मतलब यहीं मुहाने पर, और यहाँ पर इसके आसपास जो है मतलब सामान रखने के लिए गोडाउन भी बनाया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। कहाँ पर, लोथल में। आगे अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में समझाइए। हड़प्पा सभ्यता में जो है जल निकासी प्रणाली कैसे होता था, तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। ये भी जो है प्यारे बच्चों 2 मार्क्स के पूछेगा, 2 मार्क्स के। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास करने का, जल निकास प्रणाली करने का मतलब हड़प्पा काल में जल कैसे निकलता था, घर से जो है जल कैसे निकलता था, रोड में नली में जाके कैसे मिलता था, फिर जाके समुद्र में कैसे मिलता था, बड़े नदी में कैसे जाके मिलता था, उसके बारे में समझिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली काफी विकसित थी। उस समय का जो जल निकासी प्रणाली था वह बहुत विकसित था, ठीक है, अच्छे तरीके से विकसित था। नगरों में नियोजित जल की निकास प्रणाली आधुनिक नगर की योजना के समान थी। मतलब उस समय की जो थी नगरों में नियोजित जो जल होता था वह निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना के समान थी। आधुनिक मतलब जो अभी जो चल रहा है, अभी जो जल निकास प्रणाली होता है, ठीक उसी प्रकार उसका मतलब उस समय भी जल निकास प्रणाली होता था, आधुनिक योजना से जुड़ा हुआ था। आगे समझिएगा। यहाँ के नगरों में घर और नालियां एवं सड़कों का एक पूरा नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। मतलब घर, यहाँ पर जो घर का, नाली का एक नियोजित और सड़क का नियोजित ढंग से इसका निर्माण कराया गया था। सड़कों के नीचे नालियां भी एवं ढक्कन युक्त रूप से काटी गई थी। मतलब सड़कों, ये जो सड़क होता था इसके नीचे जो है, इसके साइड में जो है नालियां होती थी और इसके ऊपर से ढक्कन होता था, ढक्कन। घरों से पानी पहले नाली में, अब यहाँ पे ये जो है ये नाली हो गया और ये घर हो गया। यहाँ से पहले नाली में जाता था पानी, कहाँ जाता था प्यारे बच्चों, नाली में, ठीक है। तो घरों से जो है मतलब यहाँ घरों से पानी पहले नाली में, तथा वहां से शहर के मुख्य नाली में, और वहां से नालियों में से बाहर एक चहबे बने होते थे जिससे कूड़ा कचरा मुख्य नाली में नहीं जाता था। वहां पर कूड़ा कचरा को छानने के लिए अलग बनाया गया था, और ये जो छोटा नाली से बड़ा नाली में जाता था, बड़ा नाली से जाकर के नदी में मिलता था, और नदी जो है जाके समुद्र में मिला देता था, ठीक है प्यारे बच्चों। घर से पानी पहले नाली में मिलता था, तथा वहां से शहर के मुख्य नाली में मिलता था, वहां से नलियों में बाहर निकलता था और जाके नदी में मिल करके जाके समुद्र में मिल जाता था, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो कोई सभ्यता, उसी समय के जो सभ्यता है उसका कोई दो के नाम बताना, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इसमें क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताएं लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रहा था जिस समय, उस समय एक और सभ्यता चल रहा था, उसका नाम बताइए। जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार में कौन सी सरकार चल रही है, तो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। इसी के समकालीन और दूसरा राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सा राज चल रहा है, तो योगी आदित्यनाथ का राज चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था, इसी के समकालीन और कौन सी सभ्यता चल रही थी, तो दजला प्रात नदी के तट पर जो बसा है मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। मतलब इसके पहले था, जिस काल में हड़प्पा सभ्यता इधर चल रहा था, उसी समय में जो है वहां पर दजला प्रात नदी के तट पर जो बसा मेसोपोटामिया चल रहा था। नील नदी के किनारे बसी मिस्र की सभ्यता, और एक और सभ्यता थी जो नील नदी के किनारे बसी हुई थी, और कौन सी सभ्यता, मिस्र सभ्यता। हमने पहले भी चर्चा किया था, जितनी भी सभ्यता है वो कोई ना कोई नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए, दजला प्रात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए पता है कितना बजे वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, अभी 11 बज रहा होगा, ठीक है। हम आपको टाइम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, 11 दिख रहे हैं, 11:04 हो रहा है, देख लीजिए। इतना रात को नहीं दिख रहा है, और चलिए देखिए प्यारे बच्चों, 11:04 हो रहा है, 11:04, और हम आप लोगों के लिए इतना रात तक जग करके, और सारा गांव सो गया है, और आप लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समझे। लेकिन आप लोग क्या है, कुछ नहीं, बस आप लोगों का आना है, वीडियो स्किप करना है, पढ़ने से तो कोई मतलब नहीं, बस चल देना है। पढ़िए, आप लोगों के लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं तो सोचिए आप लोगों को कितना मेहनत करना चाहिए। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कितना करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। इतना रात जग कर हम लोग, आप लोग तो सो गए होंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे, 2 अंक का पूछता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के कितने प्रकार थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में शव के दाह संस्कार के, सब समझते हैं, लाश, डेड बॉडी, जो अभी हम लोग दाह संस्कार करते हैं, मरने के बाद जो क्रियाक्रम करते हैं उसको, तो उसको कितने प्रकार थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के निम्न प्रकार थे। पहला, हड़प्पा में मिले कब्रिस्तान, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा जगह पर जो मिला C837, ये कब्रिस्तान का नाम है 837 में मृतकों को पूर्ण रूप से दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले हड़प्पा में जो है एक 837 कब्रिस्तान मिला है, जिसमें लोगों को पूरी तरह से दफनाया जाता था। दूसरा क्या था, बहलनपुर में आंशिक सावधान के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर शवों को खुले में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, बाद में उनके अवशेषों को चुनकर आंशिक सावधान किया जाता था। मतलब यहाँ पर बहलनपुर में क्या होता था, सब जो लोग मर जाते थे उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, जो पशु पक्षी खा जाता था, फिर उसके हड्डी को चुन करके उसको जो है अंतिम दाह संस्कार किया जाता था, ठीक है प्यारे बच्चों, उसको दफनाया जाता था अवशेष को। आगे तीसरा प्रकार था, शवों को जलाकर भस्म को घड़े में रखकर समाधियों में गाड़ा जाता था। मतलब तीसरा क्या प्रकार था, तो हम सबको क्या करते थे, जला देते थे, और उसके अस्थियों मतलब राख को, ठीक है, हड्डी को, जो उसके भस्म मतलब उसके जो राख को, उसको क्या करते थे, घड़े मतलब घैला में रख करके और समाधियों में गाड़ा जाता था। समाधि मतलब वह जमीन के अंदर जो है उसको समाधि के अंदर गाड़ दिया जाता था। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, गंगा में अस्थि बहाने जाते हैं, भस्म बहाने जाते हैं, उसके राख को बहाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से था। लोथल से युग्म सावधान यानी पति पत्नी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब लोथल जगह है, वहां पर तेरे कीड़ा, ठीक है, लोथल में जो है पति पत्नी मर जाने के बाद दोनों को एक साथ जो है दफनाने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और होगा, 15 का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए थे, 15 ही है। कार्बन 14 विधि से क्या है, ये 2 मार्क्स का पूछता है, कार्बन 14 विधि क्या है। और ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपोर्टेंट है, गौर से समझिएगा। चलिए, तिथि निर्धारण, कार्बन 14 विधि क्या है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। कोई भी वस्तु होता है उसका हम लोग तिथि निर्धारण करते, कितना साल पुराना है।
अगर हम मान लीजिए हम अपने जीते जी खरीदे तो हम बता देंगे ये 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। लेकिन ये जमीन के अंदर चला गया, अगर मेरा बेटा चाहे पोता पता लगाना चाहे कि कितना साल पुराना है, तो कौन सा विधि से, कार्बन 14 विधि से वो पता लगा सकता है। ठीक है, तो तिथि निर्धारण मतलब समय बताने की जो वैज्ञानिक विधि है उसी को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यह विधि रेडियो कार्बन पर आधारित होती है। यह जो विधि है वह कौन से आधारित होती है, रेडियो कार्बन पर आधारित होती है। देख लीजिए प्यारे बच्चों, कीड़ा का कमाल, देखिए ऑटोमेटिक। चलिए कोई बात नहीं। तो रेडियो जो है रेडियो कार्बन पर आधारित होती है। इस विधि की खोज सन 1946 में की गई थी। तो इस विधि की खोज सन 1946 में की गई थी। यानी आपसे पूछेगा कि कार्बन 14 की खोज कब की गई थी, तो 1946 ईस्वी में। इस विधि के अनुसार जीवित वस्तुओं में 2 प्रकार के कार्बन तत्व पाए जाते हैं। मतलब इस विधि में जो है कितने प्रकार के कार्बन तत्व पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के कार्बन तत्व पाए जाते हैं। एक C12 कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, कार्बन 14। तो इसमें कौन से मतलब 2 पाए जाते हैं कार्बन, एक कार्बन 12 और कार्बन 14। आगे, जीवित अवस्था में कार्बन 14 की मात्रा सामान्य रहती है। मान लीजिए अगर कोई भी वस्तु जीवित है, मतलब उसमें जान है, तो उसमें जो है कार्बन 14 की मात्रा समान रहती है। जो मात्रा कार्बन 14 की रहेगा वो समान रहेगा। लेकिन मृत्यु उपरांत मतलब मरने के बाद, ठीक है, विकिरण की अवस्था में C14 स्थिर रहता है। ठीक है, जब जिंदा रहेगा तो कार्बन 12 अति स्थिर रहेगा, और जब मरने के बाद जो है C12 स्थिर रहेगा। मगर C14 में मरने के बाद C14 में निरंतर ह्रास होने लगता है। ये जीवित अवस्था में रहता है, ये मरने के बाद रहता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु जीवित है तो कार्बन 14 जो है उसमें समान मात्रा में रहती है। अगर कोई मर जाता है तो C12 स्थिर रहता है। लेकिन जब C14 में निरंतर ह्रास होता है, कब, यदि प्रोसेस में कार्बन 14 की मात्रा कम पाई जाती है, तब वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। मतलब मरने के बाद जो है कार्बन 14 में निरंतर ह्रास होने लगता है। ठीक है, और जितना ह्रास होगा वह उतना ही पुराना माना जाएगा। ठीक है, जितना पुराना मतलब जितना ह्रास होगा उतना ही पुराना माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें, और 2 क्वेश्चन और है। चलिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के शॉर्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों केंद्रों के नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर हो गया, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहुदरो। ठीक है, ये सब उसके जगह का नाम था। सूत्रकांगेडोर, ये सब जगह के नाम था। ठीक है, और भी आपको जगह पूछेगा तो बता सकते हैं। ये प्रमुख नगर थे। यहाँ मोहनजोदड़ो, इस पर सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कही जाती है। मोहनजोदड़ो को जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ये दोनों को। और सबसे ज्यादा फेमस यही है, और सबसे बड़का शहर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बहुत ही भी शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, और तेरी कहाँ पे कीड़ा बैठा हुआ है सो काम नहीं कर रहा। हाँ करिए। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करिए। हड़प्पा सभ्यता के जो 2 विशेषता बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषता निम्न है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत की सबसे पहली शहरीय सभ्यता थी। शहरी, नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता के नगरों की बनावट जाल पद्धति के आधार पर बनी हुई थी, जिसमें सड़क एक दूसरे को समकोण पर ऐसे काटती थी। ऐसे सड़क होता था, न कि ऐसे होता था। ठीक है, एक दूसरे को पूरा समकोण पर सीधा काटता था, और तथा नालियों के जाल बिछा हुआ था। मतलब नाली जो है एक सिस्टम से, एक पद्धति से बना हुआ था। ठीक है, और नगरों की बनावट जो है जाल पद्धति में था। और यह भारत की सबसे प्रथम नगरीय मतलब नगरीय जो था सभ्यता थी। भारत की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्यारे बच्चों, ये हमारा 2 नंबरिया प्रश्न खत्म हो चुका है। लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुका है। हमने 15 क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। अगर नहीं देखे तो आप जाकर के वीडियो को पीछे बैक में जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए हम जल्द ही इसका पहला चैप्टर का 100 ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव। और क्वेश्चन बैंक में 2009 से लेकर 2025 तक जो भी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है, ईंट मनके तथा अस्थिया से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप लोगों के लिए लाइव लेकर आएंगे। आप लोग लाइव में जुड़िएगा, और उसके बाद जो है पूरा एकदम पोल कीजिएगा, क्या आंसर किसका है, क्या आंसर सही है क्या नहीं। तो इसके लिए आप पूरा रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ, 100 या 150 ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।